आज की इस नई क्लास में हम आपको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का जमना के विषय में आपको हम बताते हैं। आज की क्लास को इसके पहले क्लास में यानी पार्ट 1 में मैंने ब्लड के विषय में बताया और अब इस पार्ट 2 वाली क्लास में हम आपको रक्त का थक्का कैसे जमता है इसके विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ से कोई ब्लड से अगर हमको कोई कट लग जाती है तो उस कट को हम क्या करते हैं, कोई सी रुई या कॉटन से ढक लेते हैं। ढकने के कुछ समय पश्चात हम उसको हटा देते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ भी कट लगा था वो क्या हुआ, वहाँ रक्त का क्लॉटिंग यानी ब्लड क्लॉटिंग हो चुका है। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे हुआ उसके लिए कई सारे स्टेप हैं जिसको हम बताएंगे अभी। अगर किसी बड़े चीज़ से कोई आपको कट लगा है, वो कोई बड़ा सा घाव या चोट है, अगर हम उसको 2 या 3 मिनट के बाद ढकने के बाद उसको हटा देंगे तो वहाँ जो भी ब्लड क्लॉटिंग, अगर वो बड़ा घाव है तो जल्दी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, उसके लिए समय लगता है। हम आपको बताते हैं ठीक कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन कौन से हमारा ब्लड सेल यूज होता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए भाई साहब कि वो मंजिल कहती है, सुनिएगा, वो मंजिल कहती है कि जा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल कह रही है जा तेरे बस की बात नहीं। मेरा हौसला भी कहता है, मेरा हौसला कहता है ए मंजिल सुन, तेरी भी इतनी औकात नहीं। देखिए दोस्त, यहाँ पे मंजिल और हौसलों के बीच काफ़ी टक्कर है। तो आइए हम अपने हौसलों को मजबूत करते हुए और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ब्लड की जमने की पूरी प्रक्रिया कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक, द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कैस्केडिंग प्रोसेस। यह जो कैस्केडिंग प्रोसेस है, कैस्केडिंग प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है, क्या लगभग माना जाता है कि 4 मिनट में पूरी हो जाती हैं। 4 मिनट में यह पूरी हो जाती हैं, मतलब 4 मिनट के अंदर अगर वो घाव है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो ब्लीडिंग है वो रुकना शुरू हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिया के केस में ऐसा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया से वो ग्रसित है, हीमोफीलिया डिजीज अगर उसको हुआ है, तो यह प्रक्रिया 4 मिनट में नहीं हो सकती है उसमें। अब हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल हम आपको बताए हैं ब्लड वाले चैप्टर में, ब्लड वाले वीडियो लेक्चर में, कि ब्लड 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और देखिए, जो आरबीसी है उसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जो है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट जो है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट, जो हमारा थ्रोम्बोसाइट है उसके विषय में हमको बताएंगे। जो हमारा थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट है, वो जैसे ही आपको कट लगा तो वहाँ से क्या ब्लड सारे फ्लो कर रहे हैं। इसमें आरबीसी भी है ब्लड में, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट भी है। तो क्या होता है, जैसे भी कट लगा तो ब्लड बाहर आया। ब्लड बाहर आने पर क्या होता है, उसके साथ साथ हमारा जो प्लेटलेट वो भी बाहर आ जाता है। ठीक, जैसे ही हमारा प्लेटलेट एयर के कांटेक्ट में आता है वो क्या हो जाता है, जैसे हमारा ये थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट जो होता है वो एयर के कांटेक्ट में आया, वो क्या हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया। अब देखिए, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप में यही थ्रोम्बोप्लास्टिन अब यहाँ चला आएगा, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ चला आया। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कॉपर के साथ, कॉपर नहीं है, कैल्शियम है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ, किसके साथ, कैल्शियम एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। माने कैल्शियम के साथ ये क्या है, दोस्ती कर लेता है, उसके साथ मित्रता कर लेता है। जुड़ जाने के बाद ये क्या करता है, किसके पास जाता है, प्रोथ्रोम्बिन के पास जाता है। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये अभी क्या हो, प्रोथ्रोम्बिन माने वो सोया हुआ है, अभी ये सोया है। प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा, इसको क्या करेगा, जगाएगा, प्रोथ्रोम्बिन को यहाँ जगाएगा, यानी ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में इसको एक्टिव करेगा। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होता है, क्या, जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हुआ, ये चेंज हो गया किसमें, थ्रोम्बिन में। अभी तक ये इनएक्टिव था, अभी तक ये इनएक्टिव था यानी सोया हुआ था। जैसे ही ये इनको जगाए, ये किसमें चेंज हो गए, अगर ये जैसे ही सो के उठे तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक्टिव हो जाएंगे,
एक्टिव हो जाएंगे और थ्रोम्बिन समझ जाता है। जैसे ही थ्रोम्बिन में चेंज हुआ ये समझ जाएगा कि हमको क्या काम करना है, कि कहीं कट लगा है, हमको वहाँ अब जाना है काम करने के लिए। ठीक, थ्रोम्बिन ये समझ जाता है कि हमें इसलिए जगाया जा रहा है क्योंकि कहीं कट लगा हुआ है। अब हम आएंगे, यही थ्रोम्बिन चलाएगा यहाँ। थ्रोम्बिन जैसे ही फाइब्रिनोजन के साथ आया, अब फाइब्रिनोजन को भी क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। अभी तक यहाँ क्या हुआ था, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया था। अब आएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के पास जाएगा, उससे कहेगा, फाइब्रिनोजन से कहेगा कि अब आपका काम क्या है, फाइब्रिन बनाना, माने जाल बनाना। जैसे ये फाइब्रिन बनाना शुरू करता है, ठीक, जैसे ये फाइब्रिन बनाना शुरू किया, ये क्या हो गया, फाइब्रिन में चेंज हो गया। फाइब्रिन में चेंज हो गया। अभी ये फाइब्रिनोजन था, ये एक तरह का प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। यही प्रोटीन क्या होते हैं, एक फाइब्रिन में बदल जाते हैं जिसको जाल कहते हैं। अब देखिए ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लास्ट एंड फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। इसका देखिए, फाइब्रिन, फाइब्रिन का मतलब होता है जाली। ठीक, मैश लाइक नेटवर्क बनता है। जाली कुछ इस तरह का होगा, जाली बना लेता है फाइब्रिन। फाइब्रिन जो जाली है ये क्या करता है, अब जब कोई कट लगा है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ये जाली जब अंदर से आके क्या होगा, ब्लड के अंदर से आके कट पे जो आपके चिपक जाएंगे, क्या होगा, इसमें जो भी ब्लड ब्लीडिंग हो रही थी पीछे से, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटें जो निकल रहे थे वो आके फंस जाएंगे। जब वो फंस जाएंगे, इसमें प्लाज्मा जो है वो भी क्या होगा, रुक जाएगा। इससे क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो क्या हो जाता है, जैसे ही फाइब्रिन क्या होता है, बन गया, ये जाके जहाँ भी चोट लगा, कट लगा, वहाँ जाके चिपक जाएगा। उसके पश्चात इसमें जाके ब्लड सेल, उसमें आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट होगा, सब जाके उसमें फंस जाएंगे। फंसने के बाद उसमें क्या होगा, जो भी पीछे से ब्लड आ रहा है वो धीरे धीरे उसमें रुकना शुरू कर देंगे, माने जमना शुरू कर देंगे। तो यही क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है। क्या हो गया, यही ब्लड क्लॉट कर गया, माने ब्लड का थक्का जम गया। ये 4 स्टेप हम आपको बताएं, क्या ब्लड का थक्का कैसे जमता है। मैंने क्या बताया, मैंने यह बताया कि फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा थ्रोम्बोसाइट एंड प्लेटलेट है वो एयर के कांटेक्ट में जैसे आया, एयर के कांटेक्ट में आ गई, क्या चीज़ में चेंज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ठीक, थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, Ca माने कैल्शियम के साथ दोस्ती करके वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा। प्रोथ्रोम्बिन जैसे जागा वो चेंज हो गया किस में, थ्रोम्बिन में। अब आइए थर्ड स्टेप, थ्रोम्बिन में थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन को जगा के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर दिया। ठीक, अब वही फाइब्रिन क्या किए, जाके जहाँ हमारा चोट लगा है, जहाँ घाव, वहाँ जाके ये फाइब्रिन क्या हो गए, धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो गए, माने जमने शुरू हो गए ये जाल। अब जाल में जाके जितने भी हमारे ब्लड सेल वो फंसना शुरू कर देंगे, जिससे ब्लड का बहाना रुक जाएगा। ये हो गया ब्लड क्लॉटिंग। देखिए इस चारों चरण में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं कि इनमें कौन से हमारे ब्लड में कौन से ब्लड सेल इसमें यूज होते हैं, इनमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो यूज होता है, और इसमें कौन सा विटामिन यूज होता है। आप जानते हैं बचपन से ही विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। तो आपने यहाँ कहीं देखा विटामिन के का रोल, कहीं दिख रहा है, नहीं दिखा। विटामिन के का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ऐसे है कि विटामिन के इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से क्या करता है, चलाने की कोशिश करता है। इन सभी प्रक्रिया, जो भी प्रक्रियाएं यहाँ चल रही हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप में, इन सबको क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता है, कहीं भी रुकावट न आने पाए, यह देखता है विटामिन के। तो अराइज क्या होते हैं क्वेश्चन यहाँ अराइज होते हैं कि इनमें कौन से रुधिराणु माने कौन से ब्लड सेल यूज होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी यूज हुआ, आरबीसी यूज हुआ, नहीं, इसमें आपका यूज हो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट यूज हुआ। तो यहाँ प्लेटलेट यूज हो गया इसमें। उसके बाद इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन आपने देखा फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन आपने देखा, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन में चेंज हो गया। उसके बाद इसमें जो भी एलिमेंट तत्व होते हैं वो कौन सा होते हैं, कैल्शियम। इसमें विटामिन की बात करें तो विटामिन होता है के, जो आप जानते हैं पहले से, विटामिन के। अब देखिए
शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग ना हो और शरीर के बाहर ब्लड क्लॉटिंग तुरंत हो। ये बड़ी विडंबना है भैया कि जो हमारा बॉडी है, भगवान इसको बहुत ही समय निकाल कर बनाया है। सच में बहुत ही समय निकाल कर भगवान ने हमारे शरीर को बनाया है। इन्होंने क्या किया कि जैसे ही कट लगा क्या करेगा, ब्लड तुरंत थक्का जमेगा और शरीर के अंदर थक्का जमने ना पाए। तो ये देखिए हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाए जाते हैं। उनका नाम आप जानते हैं? नहीं जानते तो हम बताते हैं ना, हम किस लिए हैं बताने के लिए। एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो होते हैं उनका नाम हिपैरिन। क्या नाम है? हिपैरिन। बड़ी विडंबना है। विडंबना ऐसे, हिपैरिन शरीर के अंदर जमने नहीं देगा ब्लड, ठीक, और ये जो आपको दिख रहे हैं चारों स्टेप, ये शरीर के बाहर ब्लड को जमा देगा। ये अकेले हिपैरिन जो है इन सब पर भारी पड़ता है। इन सब पर जो ये ब्लड क्लॉटिंग में जितने भी एजेंट काम आते हैं, जितने भी ब्लड क्लॉटिंग में जितने भी एजेंट आपको दिख रहे हैं, ये चारों इससे क्या हो गए, डरते हैं। मतलब हिपैरिन अकेले इन पर भारी पड़ता है। हिपैरिन इनमें भारी कैसे पड़ा कि हिपैरिन कहता है कि अगर तू शरीर के अंदर कहीं ब्लड जमाने की कोशिश किया तो हम आपको क्या करेंगे, मार देंगे, यानी ब्लड को जमने नहीं देंगे। ठीक, तो आपने देखा होगा, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि जब आप इंजेक्शन लगवाते हैं डॉक्टर से तो क्या करता है डॉक्टर, उसमें दवा भरने के बाद कुछ ऊपर तक दबाता है और कुछ ऐसा दबाता है, कुछ दवा भी बाहर आ जाती है ताकि उसमें जो एयर है वो निकल जाए। ठीक, तो एयर निकल जाए। अगर आपको वहाँ डॉक्टर बगैर एयर निकाले आपको सुई लगा दिया, अगर हवा आपके शरीर में या आपके कहीं भी नस में चला गया तो क्या होता है, इसकी एक खास बात है, ये हवा से डरता है। अगर इसको हवा लगा तो ये हिपैरिन वहाँ क्या होता है, मर जाता है। ये हिपैरिन मर जाता है। तो अगर आपको इंजेक्शन में जो हवा लगा अगर वो अंदर आपको गया तो क्या होगा कि वहाँ की हिपैरिन क्या होगी, मर जाएगी। ठीक, हिपैरिन मरेगी। हम जानते हैं हमारे हाथ का जो नस है वो थोड़ी मोटी होती है, हम तो नहीं मरेंगे लेकिन वहाँ की जो नसें हैं वो ही उसमें ही ब्लड का थक्का जमना शुरू हो जाएगा। जब जमेगा तो वहाँ क्या होगा, मांसपेशियों में सूजन हो जाता है। तो हम बोलते हैं अरे बाप रे बाप डॉक्टर साहब फूल गया है। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप क्या करें, एक गर्म कपड़ा लीजिए, पानी लगा के इसको सेंक लीजिए। ठीक, डॉक्टर ये तो नहीं बताएगा कि गलती मेरी है, वो नहीं बताएगा, गलती उसकी है, वो कहेगा गर्म कपड़े से सेंक लीजिए। तो इसीलिए अगर आप जैसे हॉस्पिटल में किसी को सलाइन चढ़ता है तो आप देखते हैं कि उसमें नर्स क्या करती है, देखती है जब थोड़ा सा बचा ही रहता है तभी आके उसको निकाल देती है। ठीक, क्योंकि उसको बहुत ही काम है नर्स को, अगर वो कहीं और किसी और पेशेंट को देखने गई तो सलाइन में ज़्यादा हवा रहता है, वो ज़्यादा हवा भी चला जाएगा और शरीर पूरा समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, इसीलिए करती है। तो हम देखते हैं हिपैरिन। ठीक, उसके बाद हिपैरिन, हाँ हम बता रहे थे कि हिपैरिन जो है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। अच्छा, हम जानते हैं हमारे जो ब्रेन है, ठीक, ब्रेन में जो नसें पाई जाती काफ़ी पतली होती हैं। एक तो उसमें ब्लड जाने का रास्ता नहीं होता, जाके उसमें अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो वही जहाँ नस में ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको बोलते हैं हेमरेज। क्या बोलते हैं उसको, उसी को हम हेमरेज बोलते हैं। अगर वो ब्रेन के अंदर होती है उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ठीक, उसको हम ब्रेन हेमरेज बोल देते हैं। तो अगर हिपैरिन क्या करता है कि हमारी जो भी धमनी या आर्टरी है उसमें ब्लड का फ्लो होता है, अगर मान लीजिए यहाँ ब्लड का क्लॉटिंग हो गया, ठीक, ब्लड का क्लॉटिंग अगर यहाँ पे हो गया नस में हमारे, तो हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो जाने का 120 है और आने का 80। जो अगर ब्लड क्लॉट है, ब्लड रास्ता बंद है तो यहाँ से हमारे हार्ट से जो ब्लड धड़ाक से जाएगा वो क्या कर नस को फाड़ देगा। ठीक, नस को फाड़ देगा, उसी को हम बोलते हैं हेमरेज। ठीक, उसी को हम हेमरेज बोल देते हैं। तो एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हिपैरिन पाया जाता है जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है और इसके लिए इसका दुश्मन हवा है। अगर ये हवा से संपर्क में आए तो ये हिपैरिन वो क्या करता है, मर जाता है।
हमने देखा कि यहाँ जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, इनका काम क्या है, ब्लड को क्लॉट कराना है, ब्लड को थक्का लगाना, ठीक है। और इनका काम है थक्का को रोकना, ठीक। इनका काम है थक्का जमाना, इनका काम है थक्के को रोकना। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी इनकी जो उत्पत्ति है लीवर से ही होती है, माने बनती कहाँ है, लीवर में, यानी यकृत में। फाइब्रिनोजन कहाँ बनेगा, यकृत में। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनेगा, यकृत में। हेपेरिन कहाँ बनेगा, यकृत में, ठीक है। अब देखिए, हमने देखा रक्त का थक्का कैसे जमा, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे है, ये रक्त का थक्का जमने में कैसे कैसे किन किन स्टेप से यहाँ गुजरते हैं, इनकी मैकेनिज्म कैसे होती है। इसका मैकेनिज्म देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझेंगे इसको। जैसे ही हमको चोट लगा, वहाँ का जो टिश्यू है, वहाँ का जो भी टिश्यू है क्या होगा, इंजर्ड होगा, फट जाएगा। तो क्या होगा, इंजर्ड टिश्यू से क्या रिलीज होगा, हमारा रिलीज तो पूरे ब्लड होंगे, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब होंगे, लेकिन काम किसका है, हमें काम है प्लेटलेट्स का, इसलिए प्लेटलेट्स को देखते हैं। इंजर्ड टिश्यू रिलीज करेगा क्या, प्लेटलेट्स। ये क्या करेगा, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया, जैसे ही यह एयर के कांटेक्ट में आया, क्या बना लेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, फॉर्मेशन करता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या फॉर्मेशन करता है, यही फॉर्मेशन करता है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या होता है, जिस वर्ड के लास्ट में ASE आता है, इट डिनोटेट्स द एंजाइम, इट इज एंजाइम। क्या एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज, इट इज एंजाइम। यही एंजाइम जो है, ये क्या है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज करेगा, थ्रोम्बिन में। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। यही प्रोथ्रोम्बिन, यही जो प्रोथ्रोम्बिन है, सॉरी थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये फाइब्रिन में चेंज हो गया। फाइब्रिन माने हम आपको बताएं, फाइब्रिन में होता है जैसे जाल। जाल क्या होता है, जैसे अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो घर के आंगन के ऊपर देखते हैं कि जाली लगाते हैं। जाली क्यों लगाते हैं, ताकि जो बाहर से कोई पत्थर है आके उसमें अटक जाए, नहीं रुक जाए, ठीक। इसीलिए वो क्या बना लेगा, जाल बना लेगा। यही जाल क्या करेगा, सभी ब्लड सेल को रोक देगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो होगा क्या कि जितने भी ब्लड सेल हैं वो रुक जाएंगे और ब्लड धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कोई नाली है, नाली में अगर ऐसे 3-4 छड़ लगा दे, सीधे हॉरिजॉन्टल खड़ा कर दे, तो क्या होगा, सारे कचड़े आके इसमें फंस जाएंगे और पीछे से जो पानी आ रहा था वो बहना रुक जाएगा। उसी तरह से ये भी होता है। तो ब्लड क्लॉट क्या होता है, क्लॉट हो जाते हैं, ब्लड का थक्का जम जाता है। तो हम देखते हैं, अगर वो छोटा सा घाव है, ठीक, अगर वो छोटा सा कट है तो ठीक है, हम उसको पपड़ी जो ऊपर का जमा है सीरम का, उसको उछाल के फेंक सकते हैं। लेकिन अगर वो बड़ा चोट है, बड़ा घाव है, अगर उसको तुरंत हम 2-3 दिन के बाद अगर उखाड़ें तो फिर घाव क्या हो जाएगा, जो फाइब्रिन वहाँ जमे हैं, वहाँ जो जाल बना है फिर टूट जाएगा, वहाँ से ब्लीडिंग फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो हीमोफीलिया के केस में, जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, रोग होता है हीमोफीलिया, ये एक महारानी है, उनको हुआ था सबसे पहले। तो हीमोफीलिया क्या होता है कि हिपेरिन जो है वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। जो हिपेरिन हमारे बॉडी के अंदर है, हीमोफीलिया नामक बीमारी जो व्यक्ति को होता है, उस व्यक्ति में हिपेरिन जो होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। वो हवा से नहीं डरता, हवा से नहीं डरता, इसलिए वो नहीं जमता। क्या होता है, वो काफ़ी देर तक कहीं भी कट लगने पर काफ़ी देर तक क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, और लगातार ब्लीडिंग होने से व्यक्ति की क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो हमने यहाँ देख लिया ब्लीडिंग, फाइब्रिनोजन, जो भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग था, ब्लड कोआगुलेशन था, हमने इसका मैकेनिज्म भी देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमने नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि पार्ट 3 में ब्लड ग्रुप कैसे क्या होते हैं। ब्लड ग्रुप यानी जो भी हम ब्लड किसी को देते हैं या लेते हैं तो उसमें ब्लड ग्रुप की काफ़ी योगदान होता है। इसके विषय में आपको अगले चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।